हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, रिस्क क्या होता है? बेसिकली रिस्क एक अनवांटेड या अनफोर्सीन इवेंट है। जैसे मान लो आप ड्राइविंग करते हुए आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, 10-15 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि गलती से जो है आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो दैट इज़ अ रिस्क। कोई भी आप काम करते हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो आप घर में कोई काम कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, आपका हल्का सा कहीं कट लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिस्क। कोई अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड थिंग हो तो वो रिस्क कहलाती है। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जांपल में मैं जैसे कि आपको ड्राइविंग का एक्सीडेंट बता दिया, ठीक है। तो रिस्क आपके बैंकिंग फील्ड में भी रिस्क है। रिस्क इन द सेंस कि आपने कोई लोन दिया और वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, रिस्क है। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? तो जब जहाँ पे रिस्क आ जाता है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर देखिए, द पॉसिबल वेज टू टैकल द रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली क्या है कि उसको रिस्क को कैसे टैकल करा जाए, ठीक है। जैसे मान लो आप ड्राइविंग करते हैं, टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, तो आप हेलमेट लगाते हैं ना, तो सो दैट कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपका खोपड़ा जो है बच जाए, तो इसलिए आप हेलमेट लगाते हैं, ठीक है। और तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट्स से मैं बता रहा हूँ आपको कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। पहला है अवॉइड। अवॉइड मतलब एलिमिनेट करना। जैसे आप हेलमेट लगा लेंगे तो क्या होगा कि आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर बच सकता है। रिड्यूस, ऑप्टिमाइज रिस्क, मतलब क्या है कि आप अगर अच्छे से ड्राइव करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, ज़्यादा स्पीड में रहेंगे, तो भी आपका ड्राइविंग का रिस्क कम हो जाएगा। तो ये और रिड्यूस करने से भी होता है। शेयर, देखो रिस्क मैनेजमेंट में ये डाइवर्सिफाई वाला जो शेयर वाला आएगा, उसमें ऐसे समझिए। देखो क्या होता है कि हम हाउस लोन वगैरह देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो हमें लगने लगता है कि एनपीए, इससे हम रिकवरी अच्छी नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, वो लोन एनबीएफसीज वगैरह को या असेट मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह को सेल आउट कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। मान लो अगर हम उस एनपीए को रखे रखे रहेंगे और आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, वो रिस्क जो है और बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे को उससे रिकवरी आएगी नहीं, हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और अगर मान लो उसी टाइम ही हम उस ख़राब वाले लोन को बेच देंगे तो उसी टाइम हमें रिकवरी कुछ ना कुछ आई जाएगी। रिटेन, एक्सेप्ट द चैलेंजेस, मतलब कि मान लो आपके ड्राइविंग में रिस्क है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि आपको ड्राइविंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, तो रिस्क को आपने एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ रिस्क अवॉइडेंस, देखो अब जो हम ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं बैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें ऐसी टेक्निक्स लगानी होगी जिससे कि हमारा जो बैंकिंग में रिस्क जितना आ रहा है वो कम होता जाए। तो टेक्निक्स क्या क्या लगाएंगे? पहला करेंगे रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि कौन सा एरिया सेफ है, वेयर टू इन्वेस्ट विद लेस रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। देखो शेयर मार्केट हो चाहे बैंकिंग वगैरह हो, इन सब में हम सब क्या करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं। जैसे कि मान लो इन्फोसिस का शेयर आज 1330 पे है, तो आदमी इस स्पेकुलेशन से खरीदता है कि कल को क्या होगा, वो 1300 या 1400 रुपये हो जाएगा, तो उसको पर शेयर 20 रुपये या 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें बैंकिंग सेक्टर में करना है कि हमें बहुत लेस रिस्क इन द सेंस कि जैसे हम पर्सनल लोन देते हैं, तो अगर मान लो हम कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले को देंगे तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट जॉब तो श्योर नहीं है ना, कभी भी जा सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को देंगे पर्सनल लोन, तो हमारा लोन सिक्योर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में कम से कम उसका पीएफ वगैरह कट रहा है, तो और उसकी जॉब की भी कम से कम सिक्योरिटी है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कर सकते हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे कि हम क्या करते हैं, किसी भी हाउस लोन जिसका भी हाउस लोन करते हैं उसका इंश्योरेंस जरूर कर देते हैं, होम लोन का बोरोवर का। सो दैट क्या है कि अगर बाई चांस कस्टमर की डेथ हो जाती है या भगवान अगर कुछ 19-20 होता है, तो वो इंश्योरेंस जो है उस रिस्क को कवर करने में काम आएगा। सिक्योरिटाइजेशन हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। जैसे कि एआरसीज वगैरह वो क्या करती हैं, जो हमारे ख़राब वाले लोन होते हैं हम उनको बेच देते हैं और उनसे हमारे को जो है पैसा आ जाता है, हमारा पैसा ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। थर्ड देखेंगे, इंश्योरेंस बीइंग अ पोस्ट रिस्क लॉस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इंश्योरेंस क्या है, एक तरह का लॉस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है। जैसे मान लो देखो कि आपने कोई छोटा सा लोन 2 लाख रुपए का दिया और आपने क्या करा, एक 12 रुपए की पीएमजेजेबीवाई
या PMSBY कर दी, तो उससे क्या होगा कि उसकी डेथ अगर हो जाती है कस्टमर की, वो रीपे नहीं कर पाते हैं उसके घर वाले, तो उसी का क्लेम आएगा, उसी से ही लोन सेटल हो सकता है। ठीक है। रिस्क शेयरिंग, बेसिकली शेयरिंग द रिस्क विद द अनदर पार्टी। क्या कर सकते हैं कि जब कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देते हैं तो क्या करते हैं, 5 या 10 बैंक्स इकट्ठा होकर लोन देते हैं, सो दैट क्या हो कि रिस्क अगर आएगा तो सब में शेयर हो जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन भी एक तरीका है कि क्या करेंगे, लोन ख़राब अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो एसेट रजिस्ट्रेशन, ARC जो कंपनीज होती हैं उनको हम सेल आउट कर देते हैं। ठीक है। रिस्क रिटेंशन, दोज रिस्क विच कैन नॉट बी शेयर्ड हैज़ टू बी रिटेन्ड। मतलब ऐसे रिस्क हैं जो कि हम शेयर नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई रिस्क है, उसका हम इंश्योरेंस वगैरह नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, या कोई नेचुरल कैलेमिटी है जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया, तो उसमें क्या होता है, रिस्क आपको रिटेन करना ही करना पड़ेगा। जैसे आपने खेती के लिए लोन दिया है, ठीक है, तो उसमें जो इंश्योरेंस होता है वो तो क्रॉप का होता है ना। अगर मान लो बाढ़ आ गई और पूरा खेत ही चला गया, तो फिर क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटी होगी है, तो उस केस में हमें जो है रिस्क को रिटेन करना ही पड़ेगा। रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, आउटसोर्सिंग इज एन एग्जांपल, मीन्स पैकिंग द रिस्की पोर्शन ऑफ वर्क टू द थर्ड पार्टी। मतलब रिस्क ऑप्टिमाइजेशन में क्या करेंगे हम कि जो रिस्क है वो क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को दे देंगे, सो दैट अगर कुछ होता है तो थर्ड पार्टी उस रिस्क को ले लेती है। रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन कैसे करेंगे, यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स और फायर फाइटिंग डिवाइस टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर। देखो बड़े बड़े ऑफिसेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और रेड कलर की पाइप्स वगैरह वो दिखेंगी, जो कि अगर मान लो आग वगैरह लग जाए तो एकदम से बुझाने का काम आएगा। तो वो सब क्या होता है, रिस्क रिडक्शन के मेथड्स होते हैं, सो दैट अगर बाई चांस कुछ आग लग जाए या कुछ हो जाए तो फिर इजीली जो है रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है ना। रिस्क मिटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कैन आल्सो बी मिटिगेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कैसे करेंगे आप, यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, नॉट टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल म्यूचुअल फंड। देखो वैरन बफेट जी भी बोलते हैं कि नॉट टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो इसी तरह ये कि मान लो जैसे आपने अभी कोई एक तरह का म्यूचुअल फंड ले लिया, मान लीजिए थीमेटिक म्यूचुअल फंड लेते हैं जो कि थीम बेस्ड होता है। जैसे आप इन्फोसिस है, ये IT सेक्टर की कंपनी है, तो ये थीम बेस्ड आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो वो अगर आप ले लेते हैं, उसमें आप पैसा लगा देते हैं, और बाई चांस IT में जो है एक बार रिसेशन आया था, तो और दोबारा रिसेशन आ गया, तो फिर क्या होगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारी चीज़ों में पैसा अलग अलग लगा देना। जैसे ब्लू चिप कंपनीज होती हैं या ब्लू चिप फंड्स होती हैं, तो उन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ब्लू चिप कंपनीज़ के, तो वो 15 से 20 कंपनीज़ में पैसा लगा के रखते हैं। ठीक है। इन अ बिजनेस देयर इज़ वेरिएशन इन कैश फ्लो ड्यू टू विच देयर इज़ रिस्क इन अ बिजनेस। देखो कैश फ्लो में वेरिएशन क्यों आता है बिजनेस में, क्योंकि देखो क्या होगा कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या होते हैं, सारे साल भर तो नहीं चलते हैं ना, सिर्फ हार्डली 3 या 4 महीने होता है, तो साइकिल उसकी रिपीट होती रहती है, तो उसमें कैश फ्लो आता जाता रहता है। तो इसलिए हर बिज़नेस में रिस्क होता ही होता है। मान लीजिए कपड़े का भी है, तो आप साल भर तक कपड़ा नहीं खरीदते हैं, है ना। रिस्क कितने तरह के होते हैं, देखिए आप टाइप्स पढ़ेंगे। क्रेडिट रिस्क, पैसे का आदान प्रदान करा, लोन दिया किसी को और लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, पैसा नहीं आया आपके पास वापस, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट रिस्क कहलाएगा। ऑपरेशनल रिस्क, मान लीजिए कि आपका सर्वर वगैरह क्रैश हो गया, आपके पास में डाटा ही नहीं है कि किसने कितना लोन लिया था, तो दैट इज़ ऑन ऑपरेशनल रिस्क। रेपुटेशन रिस्क, मान लीजिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस में किसी ने उसकी ई गवर्नेंस के ऊपर कोई आरोप लग जाते हैं, तो क्या होगा, उसका रेपुटेशन लॉस होगा। और एकदम से देखा होगा आपने कि 2-3 बार हो चुका है इन्फोसिस की गवर्नेंस पे जो है उंगलियां उठी हैं, तो और उस पे जो है उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई, तो उसका शेयर भी एक धड़ाम से नीचे गिरा है ना। लिक्विडिटी रिस्क, देखो कोई आपने होम लोन दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको जो है सेल आउट एकदम से करके और पैसा अपना ले सकें, तो वो लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है। ठीक है। गोल्ड जो है हाईली लिक्विड होता है, गोल्ड को आप कभी भी बेचेंगे तो आपको पैसे ठीक ठाक मिल जाएंगे, हो सकता है कम मिलें लेकिन पैसा मिलना आसान होता है। स्ट्रेटजिक रिस्क क्या होता है, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई,
मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर को टारगेट करना चाहे, कोई नया प्रोडक्ट लेके आए आप, लेकिन उसमें सेल आउट नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ स्ट्रेटजिक रिस्क। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस है, आप ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, लेकिन उसकी जो प्रीमियम है बहुत हाई है, तो कोई कस्टमर करवा नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेटजिक रिस्क हो जाएगा। स्ट्रेटजी बनाई आपने, प्रोडक्ट नया लॉन्च करा, लेकिन आपका जो है प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। रीफाइनेंसिंग रिस्क, when the short term liabilities are funded with long term assets, liquidity risk is crucial for banks। देखो इसको मैं सिंपल से समझा देता हूँ आपको। क्या होता है कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा लोन के तरह से बैंक बांट देता है, फिर लोन से जो पैसा आता है फिर वो जो आपको ज़रूरत पड़ती है तो पैसा आपको वापस दे देते हैं। मान लीजिए कि आपने पैसा जमा करा आज, और बैंक ने जो है किसी को लोन दे दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि होम लोन एकदम से आज दिया और कल से उसकी रीपेमेंट स्टार्ट हो जाए, और आप जो है 1-2 महीने बाद अपना डिपॉजिट निकालने चले गए, तो इस जो मिसमैच की कंडीशन हो जाती है उस वे इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग रिस्क। बैंक ने तो अपने हिसाब से करा था कि उसके पास में लिक्विडिटी ज़्यादा ना रहे, तो उसने लोन दे दिया। अब आप जैसे लेने वापस लेने गए पैसे, तो उस टाइम पे उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई। फ्रेंड्स, अब ये MKIS पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं हम लोग, तो वह देखेंगे कुछ क्वेश्चन इसके भी आगे। MKIS बेसिकली क्या होता है, एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग फंक्शनल एंड स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव्स। MIS बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, गूगल है, ये है, हम लोग जो जो चीज़ें सर्च करते हैं तो उसका एक क्या करते हैं, रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं। और फिर देखिएगा जैसे आप गूगल पे कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं तो यूट्यूब जैसे वीडियो देखेंगे आप, तो बीच में ऐड उसी चीज़ की आने लग जाती है ना। तो वही क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उससे डाटा लेते हैं कि हमें क्या चीज़ खरीदना है या क्या करना है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है एक तरह की, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, बेसिकली हम जो चीज़ें अपने हम खरीद रहे हैं या हम जो चीज़ें देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उन सब से एक डाटा बना लेता है, और वो डाटा आगे फर्दर प्रोसेस करके और हमें मार्केटिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। आप खुद भी एग्जांपल करके देख सकते हैं। गूगल पे आप हार्डली एक लिख के डालिएगा मिल्टन वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपको क्या होगा कि जो भी आप आर्टिकल्स और आगे देखने लगेंगे तो वहाँ आपको एड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी उसी बॉटल के ऊपर। MIS के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो इंटरनल रिकॉर्ड्स सिस्टम होता है एक, तो मतलब कस्टमर ने पहले क्या चीज़ खरीदी, क्या उसका क्या उसको कौन सा ब्रांड पसंद है, वो सब चीज़ें उसकी इंटरनल रिकॉर्ड्स होगी। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम मैंने अभी आपको गूगल का एग्जांपल दिया कि आप जो चीज़ सर्च करेंगे फिर आगे आपको वही एड्स दिखने लग जाएंगी। यूज़र्स ऑफ MKIS आर, कौन यूज़ करता है इस डाटा को, तो वो जो डिसीजन मेकर होते हैं फर्म में वो यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे आपका डाटा मिल जाएगा कि 100 लोग हैं वो रिन सुप्रीम साबुन यूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर रिन सुप्रीम साबुन को ही ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे। तो ये डिसीजन कहाँ से किसको बेनिफिट कर रहा है, फर्म को कर रहा है, रिन सुप्रीम जो फर्म है उसको करेगी। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन MKIS टू जनरेट रिपोर्ट्स, कंप्यूटर हमारी हेल्प क्या कर देता है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, उसको हम क्या करते हैं, फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। जैसे कि देखो एक्सेल शीट हम यूज़ करते हैं तो उसमें ऊपर हमारे को एक ऑप्शन होता है डाटा करके, तो हम उसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जैसे कि मान लो सैलरी है, हमने 100 लोगों की सैलरी है, तो देखना है कि किसकी सैलरी 1000 रुपये से ज़्यादा है, तो उसमें एक फ़िल्टर लगा लेंगे और उससे हम देख सकते हैं। तो वही कंप्यूटर हेल्प करता है हमारी MKIS में, ठीक है। ज़ीरो चैनल लेवल इन MKIS, तो ये क्या होता है, इंटरनेट मार्केटिंग होता है। इंटरनेट मार्केटिंग आजकल सबसे आसान है, क्योंकि उसमें जो है इतना ज़्यादा आपको पेपर, आप मान लो पेपर मार्केटिंग करना चाहें तो आप ऑर्डिनेंस आप अलग से खर्चा करना पड़ेगा, पहले कागज़ छपवाना है, तो इस सब चीज़ें इंटरनेट मार्केटिंग आपको सस्ती पड़ती है। 4 P's ऑफ MKIS, तो देखो मार्केटिंग के 4 P's क्या है, 4 पिलर कौन कौन से हैं, तो प्रमोशन है, प्रोडक्ट है, प्लेस है और प्राइस है। 4 P's के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। P's विच जनरेट रेवेन्यू फॉर कंपनी इज कॉल्ड एज प्राइस या प्रॉफिट।
थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं एक बार पहले चार। प्रमोशन क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड वगैरह लगाएंगे, उस तरह से उसकी प्रमोशन करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है कि क्या चीज़ हम दिखा रहे हैं लोगों को। प्लेस क्या है कि किस प्लेस पे करनी चाहिए। जैसे मान लो आप है, आपने अगर वॉशिंग मशीन बेचनी है तो आप किस सर्विस क्लास वाले को ढूंढेंगे। जिसके पास टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका वॉशिंग मशीन खरीद लेगा, सो दैट उसको कपड़े धोने में आसानी हो, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है। प्राइस क्या है कि किस तरह की प्राइस होनी चाहिए। जैसे कि आप शोरूम्स वगैरह में जाते हैं तो 499 399 ऐसे प्राइस रखे जाते हैं, तो अट्रैक्टिव लगते हैं वो। ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये 4 पिलर्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे पी इज़ विच जनरेट रेवेन्यू फॉर द कंपनी इज कॉल्ड प्राइस या प्रॉफिट। जो पी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस या प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इन शॉर्ट टर्म। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो पहले वो मार्केट में अपने कस्टमर्स बनाना चाहती है, तो इसलिए वो क्या करती है कि अपना प्रॉफिट बहुत कम रखती है। जब उसका प्रोडक्ट बहुत बिकने लग जाता है तो वो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होता किसी फॉर्म का शॉर्ट टर्म में। ठीक है। मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज टेकन फॉर कंसिडरेशन। देखो मार्कअप प्राइसिंग के लिए हमने किसी चीज़ को लॉन्च करना है तो उसकी हम प्राइसिंग कैसे करेंगे, एक तो कॉस्ट बेस से करेंगे। जैसे मान लो आपने साबुन बनाई तो आपको क्या क्या मटेरियल, रॉ मटेरियल्स लगे, उसकी कॉस्ट क्या थी, तो वो सब चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली। और उसके बाद में आपने अपने कंपटीटर्स देखने, है ना, कि उनका क्या रेट में जा रहा है सो। और फिक्स कॉस्ट जो कि आप अनअवॉइडेबल है। फिक्स कॉस्ट इन द सेंस कि उतने से कम आप बेचेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, तो प्रमोशन करने के लिए क्या क्या टूल यूज़ होते हैं। एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं आप, पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। एंड MLM जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग आप कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर्स में ऐड देंगे, टीवी पे ऐड देंगे, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है। फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें कि हमने आपको ये MKIS और इसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया। आगे हम पढ़ेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स रिस्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।